हेलो वियर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 की संपूर्ण तैयारी। और इसका जो फर्स्ट वीडियो है वह हमने कल ही डाला था और कल आपने देख ही लिया होगा। कल हमने विज्ञान के 3 महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न तैयार करे थे। आज के वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के 3 प्रश्न तैयार करेंगे, विज्ञान का अंतर वाला एक और प्रश्न तैयार करेंगे और कल के जो प्रश्न हमने याद करे थे उनको वापस रिपीट भी करेंगे। तो इस प्रकार से हम रोज ही याद भी करते जाएंगे और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करते रहेंगे और साथ में इन प्रश्नों को अच्छे से समझ भी लेंगे। तो आज के वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की तैयारी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो यह जो प्रश्न है वह सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र से लिया गया है। बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और कर सकता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। फिर से समझ लेंगे, बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और कर सकता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। तो हमने ये डिसाइड करा है कि प्रश्नों को न केवल हम इनके उत्तर देखेंगे बल्कि साथ में ही याद भी करते जाएंगे कि हम इनको याद भी करते जाए और कैसे याद करें इसको समझकर। तो बेरोजगारी का अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, रोजगार मतलब जिससे वह पैसा कमा सके, ऐसा कोई काम नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति नहीं जो काम नहीं करना चाहता, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। ऐसा व्यक्ति जो काम करना चाहता है और कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो करने में सक्षम है तो वह कर भी सकता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके इसको याद करके एक बार रिपीट कर लो और उसके बाद अगले प्रश्न पर जाओ, तो इससे तुम्हें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न हम तैयार करेंगे वह है, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखना है। अर्थशास्त्र का प्रश्न है यह, सामाजिक विज्ञान के। तो यहाँ पे देखो, आर्थिक मतलब होता है पैसों से संबंधित, ठीक है। आर्थिक से यहाँ मतलब है पैसों की स्थिति की बात हो रही है। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होगी? तो आर्थिक क्रिया है जिन क्रियाओं या कार्यों का उद्देश्य धन कमाना होता है, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? जिन क्रियाओं या कार्यों का उद्देश्य धन कमाना होता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसका उदाहरण है, धन कमाने के लिए कोई दुकान खोलना आर्थिक क्रिया है, ठीक है। आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित, तो आर्थिक क्रियाएं वो है जिन क्रियाओं या कार्यों का उद्देश्य धन कमाना होता है। उदाहरण है, धन कमाने के लिए कोई दुकान खोलना आर्थिक क्रिया है। इसी प्रकार से गैर आर्थिक क्रियाएं जिन क्रियाओं या कार्यों का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है बल्कि समाज कल्याण या सामाजिक भावना होती है। उदाहरण है, माँ द्वारा बच्चों की देखभाल करना गैर आर्थिक क्रिया है। तो गैर आर्थिक क्रिया में हम लिखेंगे कि जिन क्रियाओं या कार्यों का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है बल्कि सामाजिक कल्याण या सामाजिक भावना होती है। उदाहरण है, माँ द्वारा बच्चों की देखभाल करना गैर आर्थिक क्रिया है। तो यह हमने आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं को समझ लिया है। आर्थिक क्रियाओं में जिन क्रियाओं या कार्यों का उद्देश्य धन कमाना होता है और गैर आर्थिक क्रियाओं में है जिन क्रियाओं या कार्यों का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है बल्कि समाज कल्याण या सामाजिक भावना होती है। तो यहाँ पे आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं को भी आप एक बार फिर से रिपीट कर लो, याद कर लो, वीडियो को पॉज करके फिर से दोहरा लो। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वह है, मानव पूंजी निर्माण से क्या आशय है? मानव पूंजी निर्माण से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है कि जब पूंजी को मानव पूंजी बनाने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और जीवन स्तर के रूप में निवेश किया जाता है तब जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है, ठीक है। मानव पूंजी निर्माण से आशय पूछा है तो इसका आशय है कि जब पूंजी को, पूंजी मतलब यहाँ पे धन को है, तो जब पूंजी को मानव पूंजी बनाने के लिए, ठीक है, किसको पूंजी बना रहे हैं? मानव को पूंजी के रूप में बना देंगे क्योंकि मानव अपने आप में एक उत्पाद होता है, एक संसाधन है,
वास्तव में मानव एक संसाधन है और यदि हम उसे अच्छे से शिक्षित कर देंगे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसे उचित प्रशिक्षण मिल जाएगा, तो ऐसा मानव देश के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और देश को आगे भी ले जाएगा। तो इस तरह से जब पूंजी को मानव पूंजी बनाने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और जीवन स्तर के रूप में निवेश किया जाता है, तब जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है और यही मानव पूंजी निर्माण का आशय है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लो पोस्ट करके, मानव पूंजी निर्माण से क्या आशय है। तो मानव पूंजी निर्माण से आशय कि मानव को पूंजी के रूप में विकसित करेंगे, हम धन को मानव के ऊपर करेंगे, जिससे उसको प्रशिक्षित करेंगे, उसका जीवन स्तर सुधारेंगे, उसको शिक्षा देंगे। तो ऐसा शिक्षित मानव, ऐसा प्रशिक्षित मानव, ऐसा योग्य मानव देश के भविष्य के लिए, देश के एक अच्छा नागरिक होगा और देश को आगे बढ़ाएगा, उसके आर्थिक क्रियाओं में, सामाजिक क्रियाओं में अच्छे से भाग लेगा वह। तो ऐसा मानव जो है मानव पूंजी कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। वीडियो को पोस्ट करो, ये क्वेश्चन याद करो और दोहरा लो। अब हम इसके बाद हमने विज्ञान के जो प्रश्न याद करे थे, आपको याद ही है, कल 3 प्रश्न हमने याद करे थे, उनको दोहराएंगे और एक चौथा प्रश्न और भी याद करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम भी जल्दी ही आएगी तो हमें क्वेश्चन भी ज्यादा याद करने पड़ेंगे। तो आज हम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तैयार करके कल से हम गणित का एक क्वेश्चन भी रोज तैयार करेंगे। तो सबसे पहले विज्ञान का एक नया प्रश्न याद कर लेते हैं और प्रश्न है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो बहुत आसान है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन इस प्रकार से लिखकर फिर अंतर हम बता देंगे। इसमें भी हम 3 अंतर याद करेंगे, क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ ही यदि प्रश्न केवल यह आए कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए, तो भौतिक परिवर्तन वाले जो पॉइंट है वो आपको लिख देना है। और उसी प्रकार यदि प्रश्न आए कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, तो रासायनिक परिवर्तन वाले पॉइंट सीधे सीधे आपको लिख देने हैं, तो उत्तर राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में हम लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा अंतर है भौतिक परिवर्तन, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में हम लिखेंगे इसमें नया पदार्थ बनता है। तीसरा अंतर है ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब इसको जैसे कि पानी से बर्फ बन गई, अब बर्फ से वापस पानी बन जाएगा, मतलब वापस से वह पुरानी स्थिति में आ जाएगा, इसी को उत्क्रमणीय कहा जाता है। और रासायनिक परिवर्तन में है ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि उत्क्रमणीय नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण है इसके चौथे पॉइंट में हमने लिखा है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है लकड़ी से बुरादा बनना, या फिर इस यहाँ पर हम लिख सकते हैं पानी से बर्फ बनना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और रासायनिक परिवर्तन में हम लिखेंगे जैसे दूध से दही बनना, क्योंकि दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते। तो एक बार फिर से देख लेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तीसरा ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। और चौथा में उदाहरण है जैसे लकड़ी से बुरादा बनना। तो भौतिक परिवर्तन वाले जो पॉइंट है यदि हम ये याद कर लेंगे तो हमें रासायनिक परिवर्तन वाले पॉइंट अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन में हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब भौतिक परिवर्तन में हमने याद कर लिया कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो रासायनिक परिवर्तन में इसके विपरीत हम लिख देंगे कि इसमें नया पदार्थ बनता है। इसी प्रकार तीसरा जो पॉइंट है ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, तो हम रासायनिक परिवर्तन में लिख देंगे कि यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। तो इस प्रकार से हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को बहुत आसानी से याद कर लिया है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं उदाहरण से बताइए, इसका उत्तर भी आप आसानी से लिख सकते हो। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं उदाहरण से बताइए, तो इसका उत्तर भी आप आसानी से लिख सकते हो। तो ये वीडियो भी
यहाँ पर आप इसको वीडियो को पॉज करके ये एक बार दोहरा लो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब इसके बाद हम कल के जो प्रश्न याद करे थे उनको दोहरा लेते हैं। ऐसे तो आपने याद कर ही लिए होंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो वीडियो को देखने की बजाय इसको पॉज करो और एक बार दोहरा लो, आपको याद हो जाएगा। और यदि नहीं तो फिर से एक बार इसको देखकर दोहराओ। और इसी प्रकार से क्वेश्चन याद होते, यदि आपको आसानी से याद नहीं होते तो दोहराना ही एक वो तरीका है जिससे आप इसको आसानी से याद कर लोगे। तो हम कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर। तो प्रोकैरियोटिक में हम लिखेंगे इसका आकार छोटा होता है, यूकेरियोटिक में इसका आकार बड़ा होता है। दूसरा अंतर, इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है, जबकि यूकेरियोटिक में इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तीसरा अंतर था, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं और यूकेरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन याद करा था वह था चाल और वेग में अंतर। तो इस अंतर में भी आप ये समझ लो कि यदि ये पूछे कि चाल किसे कहते हैं तो हम ये वाला भाग लिख देंगे, मतलब इस भाग वाले जो पॉइंट है सारे एक साथ लिख देंगे। और वेग किसे कहते हैं तो हम ये वाले जो सारे पॉइंट एक साथ लिख देंगे। तो चाल और वेग में अंतर में पहला अंतर है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि वेग में हम लिखेंगे एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। दूसरा अंतर है, चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग में हम लिखेंगे वेग एक सदिश राशि है। तीसरा अंतर है, वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है और वेग में क्या लिखेंगे, वेग का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। और चौथा जो अंतर हमने लिखा था जो कि इसका सूत्र है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और वेग में हम लिखेंगे वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। इसके बाद अगला और जो महत्वपूर्ण अंतर है वह है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो बहुत आसानी से हमने इसको कल याद करा था, आपको याद ही होगा। एक बार पॉज करके दोहरा लो मन में क्या क्या याद करा था, आपको कितना याद आता है आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार फिर से देख लो। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखेंगे तो पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। दूसरा अंतर था, क्योंकि ये पादप मतलब पौधों में मिल रही है तो पौधे हरे होते हैं, तो दूसरा अंतर है कि इसमें हरित लवक होता है, जबकि जंतु में कोशिका में हम लिखेंगे इसमें हरित लवक नहीं होता है। तीसरा अंतर, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। चौथा अंतर, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लिखेंगे इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज सामाजिक विज्ञान के 3 प्रश्न याद कर लिए हैं और विज्ञान के 4 प्रश्न याद कर लिए हैं। हम वार्षिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं। कक्षा 9वीं के लिए संपूर्ण 100% तैयारी हम करेंगे हर विषय की। आपको जो भी विषय कठिन लगता है तो उसकी डेली तैयारी करेंगे, डेली रिपीट करेंगे तो वो आपको आसान हो जाएगा। तो अब ये जो आपकी कोचिंग का डे 2 है, इसके बाद डे 3 में हम गणित को भी इसमें शामिल करने वाले हैं। आप रोज के रोज तैयारी करोगे तो आपको किसी और तैयारी की जरूरत नहीं होगी, किसी कोचिंग की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यही कोचिंग आपके लिए पर्याप्त हो जाएगी। आप अपने जो विचार है कमेंट करके बताइए, आपने अपने अनुभव बताइए और आप ये बता सकते हो कि इसमें और आपको क्या चाहिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।